लेक्चर नंबर 10 कंप्रेशन मेंबर्स। हमारा आज का लेक्चर जो कंप्रेशन मेंबर्स से रिलेटेड है। आज के लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कंप्रेशन मेंबर्स का। कंप्रेशन मेंबर्स आर स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स that are subjected only to axial compressive forces। ऐसे स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स जिनके ऊपर एक्सियल कंप्रेसिव फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं उनको हम कंप्रेशन मेंबर्स कहते हैं। ठीक है, दैट इज़ द लोड्स आर अप्लाइड अलॉन्ग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। एक्सियल का मतलब ये होता है कि हाँ लोड्स जो हैं वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलॉन्ग अप्लाई हो रहे हैं थ्रू द सेंट्रॉयड ऑफ द मेंबर क्रॉस सेक्शन। मेंबर के सेंट्रॉयड के ऊपर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के पैरेलल अप्लाई हो रहे हैं। स्ट्रेस कैन बी टेकन एज, और स्ट्रेस जब हम कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सियल मेंबर्स के लिए, चाहे वो टेंशन मेंबर हो चाहे कंप्रेशन मेंबर हो, उसके लिए जो भी एक्सियल मेंबर होगा उसमें स्ट्रेस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वेयर एफ इज़ कंसिडर्ड टू बी द यूनिफॉर्म ओवर द एंटायर क्रॉस सेक्शन। इसमें हम ये कंसिडर करते हैं कि जो स्ट्रेस है वो यूनिफॉर्म है पूरे क्रॉस सेक्शन में। ठीक है जी। आइडियल स्टेट इज़ नेवर अचीव्ड इन रियलिटी। ये आइडियल स्टेट है, ठीक है, कि जो फोर्स है सॉरी जो स्ट्रेस है स्मॉल है ये यूनिफॉर्म है। ये तब होगा अगर जो स्ट्रेस है जो फोर्स है जो लोड है वो एग्जैक्टली सेंट्रॉइड के ऊपर और पैरेलल टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस अप्लाई होगा। ये आइडियल कंडीशन है। दिस आइडियल स्टेट इज़ नेवर अचीव्ड इन रियलिटी। रियलिटी में ये आइडियल कंडीशन अचीव करना जो वो almost impossible होगा। However, because some eccentricity of load is inevitable, क्योंकि जो लोड की eccentricity है वो inevitable है, उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। Bending will result, but it usually we can regard it as secondary। तो जब लोड जो वो सेंट्रॉइड के ऊपर एग्जैक्टली सेंट्रॉइड के ऊपर अप्लाई ना हो रहा हो बल्कि एक्सेंट्रिसिटी के साथ अप्लाई हो रहा हो तो उसमें एक कॉलम के अंदर जो वो बेंडिंग भी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, एक्सियल फोर्स के साथ साथ बेंडिंग भी प्रोड्यूस होगी। इस तरह यहाँ फिगर में दे सकते हैं। ये एक स्क्वायर कॉलम है, ये आइडियल कंडीशन है। इसमें लोड जो बिल्कुल एग्जैक्टली सेंट्रॉइड के ऊपर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह के केस में जो एग्जैक्टली ये कंडीशन अचीव हो सकती है। ठीक है, स्ट्रेस जो है वो सिर्फ एक्सियल होगी और वो यूनिफॉर्म होगी इंटायर क्रॉस सेक्शन को। लेकिन रियलिटी में ये होता है कि लोड जो है वो सेंट्रॉइड पे अप्लाई नहीं हो रहा था, वो सेंटर से किसी डिस्टेंस के ऊपर अप्लाई हो रहा था। ठीक है, यहाँ पर इस तरह देख सकते हैं आप कि लोड जो है वो इस सेंट्रॉइड से ई डिस्टेंस के ऊपर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, इस ई डिस्टेंस को हम इसेंट्रिसिटी ऑफ लोड कहते हैं। ठीक है, मीन सेंट्रॉइड से जितने डिस्टेंस से हट के लोड अप्लाई हो रहा हो उस डिस्टेंस को हम इसेंट्रिसिटी ऑफ लोड कहते हैं। जब इस तरह की कंडीशन होगी तो लोड जो है इसेंट्रिसिटी के ऊपर अप्लाई हो रहा हो तो कॉलम जो है वो एक्सियल स्ट्रेसेस के साथ साथ बेंडिंग भी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, कंप्रेस भी होगा कॉलम लेकिन बेंडिंग भी होगी। ठीक है, कॉलम जो है वो इस डायरेक्शन में यहाँ से बेंड होगा। ठीक है, ये किसी चीज़ को आप एक साइड पे प्रेस करें तो उस साइड पे बेंड हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है वो कॉलम के अंदर बेंडिंग भी प्रोड्यूस होगी। लेकिन ये बेंडिंग जो है वो इस बेंडिंग के वजह से जो स्ट्रेसेस जनरेट होंगी वो सेकेंडरी होंगी। ठीक है, प्राइमरी जो स्ट्रेसेस होंगी वो एक्सियल स्ट्रेसेस ही होंगी और बेंडिंग की वजह से सेंट्रिसिटी की वजह से जो बेंडिंग हो रही है उसकी वजह से जो स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो रही हैं वो सेकेंडरी। AISC specification equations for compression member strength account for this accidental eccentricity। जो AISC स्पेसिफिकेशंस के अंदर इक्वेशंस हैं जो कंप्रेशन मेंबर की स्ट्रेंथ को जिस हम कैलकुलेट करते हैं इन इक्वेशन से, उन इक्वेशंस के अंदर इनको अकाउंट फॉर किया गया है। एक्सीडेंटल एसेंट्रिसिटी को अकाउंट फॉर किया गया। जी सर, ये लेक्चर जो है ना सर रिकॉर्डिंग भी सर हमें जी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी।
AS specification equations for compression member strength account for this accidental eccentricity। तो AS स्पेसिफिकेशंस के अंदर हम जो इक्वेशन यूज़ करेंगे मेंबर्स की कंप्रेशन मेंबर की स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने के लिए, उसके अंदर ऑलरेडी जो है वो इस फैक्ट को काउंट फॉर किया गया। ठीक है, ये सेकेंडरी फैक्ट है बेंडिंग का, एसेंट्रिसिटी की वजह से इसको काउंट फॉर किया गया। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कंप्रेशन मेंबर ऑकरिंग इन बिल्डिंग्स एंड ब्रिजेज इज़ द कॉलम। कॉलम जो है वो कॉमन टाइप है, मोस्टली ऑकरिंग कंप्रेशन मेंबर है। ठीक है, ब्रिजेस के अंदर यूज़ होता है, ये जिसको आप कहते हैं बिल्डिंग्स के अंदर कॉलम्स यूज़ होती हैं। ये कंप्रेशन मेंबर है। ये वर्टिकल मेंबर हुज प्राइमरी फंक्शन इज़ टू सपोर्ट वर्टिकल लोड। ठीक है, कॉलम जो है वो एक वर्टिकल मेंबर है, इसका जो प्राइमरी पर्पस है वो वर्टिकल लोड्स को सपोर्ट करना है। ठीक है, स्लैब से जो बीम के ऊपर लोड आ रहते हैं, लोड जो है वो बीम जो है उन लोड्स को जो है वो कॉलम्स के ऊपर ट्रांसफर करते हैं। कॉलम्स आगे जो है वो उसको फाउंडेशन पे बनाते हैं। In many instances, these members are also subject to bending. In these cases, the member is known as beam column. बहुत सारे केसेस में इन मेंबर्स के ऊपर, कॉलम्स के ऊपर जो है वो बेंडिंग भी अप्लाई होती है। ठीक है, इस सेकेंडरी बेंडिंग के अलावा जो है वो बेंडिंग भी अप्लाई होती है। उस केस में हम इनको बीम कॉलम कहेंगे। ठीक है, अगर सिर्फ एक्सियल लोड अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, तो कॉलम जो है वो इसको हम कॉलम कहेंगे, और अगर बेंडिंग भी अप्लाई हो रही है तो उसको हम बीम कॉलम कहेंगे। ठीक है, अगर बीम्स का जो कनेक्शन है कॉलम के साथ वो फिक्स्ड है तो बीम्स के एंड पे जो मोमेंट्स हैं वो ट्रांसफ़र होंगी कॉलम के अंदर, तो उस केस में कॉलम को हम जो वर्टिकल मेंबर है उसको हम बीम कॉलम कहेंगे। ठीक है, मीन्स इन सेकेंडरी बेंडिंग के अलावा अगर बेंडिंग अप्लाई हो रही है, डायरेक्ट बेंडिंग अप्लाई हो रही है प्राइमरी बेंडिंग, तो तब उस केस में हम उनको बीम कॉलम कहेंगे, अदरवाइज़ हम इसको कॉलम कहेंगे। अमंग द अदर टाइप्स आर द टॉप कॉर्ड्स ऑफ द ट्रसेस एंड वेरियस ब्रेसिंग मेंबर्स। जो और टाइप्स हैं, अदर टाइप्स हैं कंप्रेशन मेंबर्स की, उनमें जो टॉप कॉर्ड्स हैं ट्रसेस के वो कंप्रेशन मेंबर्स होते हैं। इसके अलावा वेरियस ब्रेसिंग मेंबर्स, ब्रेसिंग के लिए जो एलिमेंट्स मेंबर्स हम यूज़ करते हैं उनमें से भी जो वो भी कंप्रेशन मेंबर्स हो सकते हैं। ये एग्जांपल्स देख लें, ये कॉलम की एग्जांपल है। ठीक है, ये कॉलम है, इसमें एक्सियल फोर्सेस होंगे। ठीक है, इसका ये अगर एक ट्रस है, ट्रस का जो टॉप कॉर्ड है, ये टॉप जो मेंबर होता है इसका हम, ये एक्सटर्नल जो मेंबर्स होते हैं इनका हम कॉर्ड करते हैं। ये बॉटम कॉर्ड है। ठीक है, ये टॉप कॉर्ड है। तो बॉटम कॉर्ड जो होगा उसमें हमेशा जो वो टेंशन फोर्सेस होंगी और टॉप कॉर्ड के अंदर कंप्रेशन फोर्सेस होंगी। ठीक है, आपने ट्रसेस पढ़ी होंगी एलिमेंट्री स्ट्रक्चरल एनालिसिस के अंदर, उसमें आप ट्रस का जब एनालिसिस करते हैं तो आगे पता चलता है कि कुछ मेंबर्स टेंशन में होते हैं और कुछ कंप्रेशन में होते हैं। ठीक है, तो जो कंप्रेशन मेंबर्स हैं, जो मेंबर्स कंप्रेशन में होते हैं उनको हम कंप्रेशन मेंबर के तौर पर डील करते हैं। उनका डिज़ाइन जो है कंप्रेशन मेंबर होता है। जो टॉप कॉर्ड्स होते हैं वो हमेशा ट्रस का जो टॉप मेंबर है, ये वाला जो नज़र आ रहा है, ये हमेशा कंप्रेशन मेंबर है। ठीक है स्टूडेंट्स, कॉलम थ्योरी, क्योंकि थ्योरी पढ़ लेते हैं हम कॉलम के डिज़ाइन से पहले। कंसिडर द लॉन्ग सिलेंडर कंप्रेशन मेंबर शोन इन फिगर। एक हमने लॉन्ग सिलेंडर कंप्रेशन मेंबर हमने अज्यूम किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लोड जो है वो कंप्रेशन में अप्लाई होगा। तो ये एक लॉन्ग सिलेंडर मेंबर है। सिलेंडर मेंबर हम ऐसे मेंबर को कहते हैं जिसकी क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन बहुत स्मॉल हो एज़ कम्पेयर टू लॉन्गिट्यूडनल लेंथ। ठीक है, मीन बहुत ही थिन मेंबर जो होता है उसको हम सिलेंडर मेंबर कहते हैं। इफ़ द एक्सियल लोड P is slowly increased, it will ultimately become large enough to cause the member to become unstable and assume the shape indicated by the dashed line। अगर हम इस लोड को ग्रेजुअली इंक्रीज़ करें, ठीक है, तो अल्टीमेटली ये इतना लोड इतना हो जाएगा कि इस कॉलम को इस तरह से बेंड कर दे। ठीक है, इस शेप में ले आए। ठीक है, इस तरह आप स्टील या प्लास्टिक का जो वो स्केल आप लें, स्केल को दोनों साइड से इस तरह से आप कंप्रेस करें। ठीक है, ऐसा ऐसा आप लोड इंक्रीज़ करें तो अल्टीमेटली वो बेंड हो जाएगा। ठीक है, इस शेप में आ जाएगा, कर्व शेप में आ जाएगा।
दिस मेंबर इज़ हैड टू हैव बकल्ड, इसको हम बकल्ड मेंबर कहते हैं। जब एक्सियल लोड अप्लाई करने की वजह से मेंबर जो है वो इस शेप में आ जाए, कर्व की शेप में आ जाए। इस तरह स्केल है, स्केल स्टील का या प्लास्टिक का स्केल आप लेते हैं, उसको आप एंड से जब वो प्रेस करते हैं, इस तरह से कंप्रेस करते हैं, तो वो जो कर्व में आ जाता है, ठीक है, इस शेप में आ जाता है। तो इसको हम बकल शेप कहते हैं, ठीक है, और इस फिनोमेना को हम बकलिंग कहते हैं, ठीक है। एंड द करस्पॉन्डिंग लोड इज़ कॉल्ड द क्रिटिकल बकलिंग लोड, और जिस लोड के ऊपर ये बकल होगा, बैंड होगा, इस शेप में आएगा, उसको हम क्रिटिकल बकलिंग लोड कहते हैं। ये आपने स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स के अंदर भी पढ़ा होगा। द मेंबर इज सेड टू हैव बकल्ड एंड द करस्पॉन्डिंग लोड इज़ कॉल्ड द क्रिटिकल बकलिंग लोड। तो अगर एक्सियल लोड की वजह से मेंबर इस शेप में आ जाए, इसका स्टील का जो स्केल है वो आ रहा है, तो उसको हम बकल्ड कहते हैं, बकल्ड शेप कहते हैं। और जिस लोड के ऊपर ये इस शेप में आएगा, उसको हम क्रिटिकल बकलिंग लोड कहते हैं। इफ़ द मेंबर इज़ स्टॉकियर, अगर मेंबर शॉर्ट है, स्टॉकियर का मतलब होता है शॉर्ट, तो इसकी लेंथ शॉर्ट है, इस तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं। जो लेंथ है एज़ कम्पेयर टू क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है, शॉर्ट। लार्जर लोड विल बी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द मेंबर टू पॉइंट ऑफ इंस्टेबिलिटी। तो इस तरह के केस में इस तरह के मेंबर को इस शेप में लाने के लिए, बगल शेप में लाने के लिए ज़्यादा लोड चाहिए होगा, ठीक है, लार्जर लोड चाहिए होगा। तो जितना मेंबर शॉर्ट होता जाएगा, उतना लोड जो है वो बकलिंग लोड जो है, क्रिटिकल बकलिंग लोड वो ज़्यादा होता जाएगा। मीन्स फिर उसको उस मेंबर को इस शेप में लाने के लिए ज़्यादा लोड रिक्वायर्ड होगा। फॉर एक्सट्रीमली शॉर्ट मेंबर्स फेलियर में ऑकर बाई कंप्रेसिव यील्डिंग रदर देन बकलिंग। अगर मेंबर बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट है तो फेलियर जो होगा वो मेंबर जो है वो इस शेप में आएगा ही नहीं, ठीक है। इस तरह कंक्रीट सिलेंडर आपने टेस्ट किया होगा PRC के अंदर, कंक्रीट सिलेंडर जो है वो इतना शॉर्ट होता है कि वो उसको बकल करना पॉसिबल नहीं होता, ठीक है, तो वो क्रश हो जाता है। जब आप उसको मशीन में रखते हैं तो वो बकल होने के बजाय वो क्रश हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जैसे जैसे ये जो सिलेंडरनेस है वो कम होती जाएगी, तो मेंबर का जो फेलियर है जो वो बकलिंग से क्रशिंग या यील्डिंग की तरफ, कंप्रेसिव यील्डिंग की तरफ चला जाएगा, ठीक है। कंक्रीट के केस में वो क्रश होगा, और अगर वो स्टील मेंबर है तो यील्ड कंप्रेसिव यील्डिंग की तरफ जाएगा, ठीक है। तो जितने जो सिलेंडरनेस जो वो मेंबर की इंक्रीज़ होगी, उतना जो स्टेबिलिटी है वो बकलिंग की तरफ जाएगी। जैसे जैसे आप इसको शॉर्ट करते जाएंगे मेंबर को, तो वो कंप्रेसिव यील्डिंग या क्रशिंग की तरफ जाएगा, ठीक है, जिस तरह आपका जो कंक्रीट सिलेंडर है वो होता है, ठीक है जी। समझ लगी स्टूडेंट्स जी? जवाब शायद आपने हैंड रेज किया कि क्वेश्चन है आपका? Prior to failure, the compressive stress P over A will be uniform over this section at any point along the length, whether the failure is by yielding or by buckling. तो कंप्रेसिव स्ट्रेस जो है P over H से जो हम कैलकुलेट करेंगे वो यूनिफॉर्म होगी ओवर द क्रॉस सेक्शन एट एनी पॉइंट अलॉन्ग द लेंथ, किसी भी पॉइंट के ऊपर लेंथ के अलॉन्ग किसी भी क्रॉस सेक्शन पे आप स्ट्रेस अगर फाइंड करें P over H तो वो यूनिफॉर्म होगी, वेदर द फेलियर इज़ बाई यील्डिंग और बकलिंग। तो जो फेलियर है वो यील्डिंग से भी हो सकता है और बकलिंग से भी हो सकता है। अब बकलिंग से होगा या यील्डिंग से होगा वो डिपेंड करेगा इसकी सिलेंडरनेस के ऊपर कि मेंबर कितना सिलेंडर है, ठीक है। ज़्यादा सिलेंडर होगा, एक पॉइंट से ज़्यादा से एक क्रिटिकल एक वैल्यू से ज़्यादा होगा, लिमिट से ज़्यादा होगा, तो वो बकलिंग से फेल होगा, और उससे कम होगा तो वो कंप्रेशन यील्डिंग या क्रशिंग से फेल होगा, ठीक है। द लोड एड विथ बकलिंग अकर इज अ फंक्शन ऑफ सिलेंडरनेस। जिस लोड पे बकलिंग जो है वो प्रोड्यूस होगी वो फंक्शन है सिलेंडरनेस का, मेंबर की सिलेंडरनेस पे डिपेंड करता है, ठीक है। कि जो बकलिंग लोड है जिसको हम यहाँ पे क्रिटिकल बकलिंग लोड कह रहे हैं वो डिपेंड करता है सिलेंडरनेस के ऊपर। अगर मेंबर बहुत ही ज़्यादा सिलेंडर है तो जो बकलिंग लोड होगा क्रिटिकल बकलिंग वो बहुत स्मॉल होगा, ठीक है। जितनी सिलेंडरनेस इंक्रीज़ होती जाएगी, मेंबर जितना ज़्यादा थिन होता जाएगा, उतना उसके बकलिंग लोड जो है वो क्रिटिकल बकलिंग लोड वो डिक्रीज़ होता जाएगा। इसी मेंबर इज सो सिलेंडर दैट जस्ट बिफोर बकलिंग
is below the proportion, stress just before buckling is below the proportion limit, that is the member is still elastic, the critical buckling load is given by PCR is equal to पाई स्क्वायर ई आई ओवर एल स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपने ड्राइव की होगी स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स के अंदर क्रिटिकल बकलिंग लोड की। अगर मेंबर इतना सिलेंडर है कि जो स्ट्रेस है बकलिंग से बिल्कुल पहले, थोड़ी देर पहले जब मेंबर बिल्कुल बकल होने वाला है, उस वक्त जो स्ट्रेस है मेंबर के अंदर वो प्रोपोर्शनल लिमिट से कम हो, ठीक है। प्रोपोर्शनल लिमिट आपने पढ़ी है स्टील स्ट्रक्चर के अंदर भी पढ़ा था एक लगता है, इसमें प्रोपोर्शनल लिमिट पढ़ी थी। और इसके अलावा मैकेनिक्स और मटेरियल्स के अंदर हमने स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पढ़ी थी स्ट्रक्चरल स्टील की, तो उसमें हमने प्रोपोर्शनल लिमिट पढ़ी थी। उसमें हमने पढ़ा था कि प्रोपोर्शनल लिमिट वो पॉइंट है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के ऊपर जहाँ तक जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन, ठीक है। मीन्स जिस पोर्शन के अंदर हुक्स लॉ जो वैलिड होता है, ठीक है। स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो अगर जो मेंबर के अंदर जो बकलिंग से पहले जब मेंबर बिल्कुल बकल होने वाला है उस वक्त जो स्ट्रेस है वो प्रोपोर्शनल लिमिट से कम है, तो मीन्स अगर मेंबर जब वो इलास्टिक है तो क्रिटिकल बकलिंग लोड हम इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। PCR इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई ओवर एल स्क्वायर। जो क्रिटिकल बकलिंग लोड है उसको हम PCR से जो वो रिप्रेजेंट करते हैं, CR इज फॉर क्रिटिकल, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपने स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स के अंदर ड्राइव भी की होगी, यहाँ पे हम ड्राइव नहीं करेंगे, इसको जस्ट हम स्टडी करेंगे। इसमें ई जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है मटेरियल का, जो आई है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया विद रिस्पेक्ट टू माइनर प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। आई जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है विद रिस्पेक्ट टू माइनर प्रिंसिपल एक्सिस। तो मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब दो होंगे, एक माइनर होगा एक मेजर होगा, तो बकलिंग हमेशा उस डायरेक्शन में होगी जहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो माइनर है, ठीक है। इसलिए जो हमेशा ये माइनर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू माइनर प्रिंसिपल एक्सिस, सर स्केल की मैंने एग्जांपल दी थी, तो उसमें जो बकलिंग है वो जिस डायरेक्शन में बकलिंग होगी, ठीक है। आप थिन डायरेक्शन जो होगी स्केल की उस डायरेक्शन में मेंबर जो वो बकल करेगा, तो हम जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है वो भी उसी डायरेक्शन में लेंगे, ठीक है। एंड एल इज़ द लेंथ ऑफ द मेंबर बिटवीन पॉइंट्स ऑफ स्पोर्ट्स के दरमियान जो लेंथ है मेंबर की वो एल है, ठीक है। तो इस फार्मूले से, इस इक्वेशन से हम जो वो बकलिंग लोड, क्रिटिकल बकलिंग लोड कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको हम व्हीलर फार्मूला भी कहते हैं, ठीक है। फॉर इक्वेशन 1 टू बी वैलिड द मेंबर मस्ट बी इलास्टिक and its ends must be free to rotate but not translate laterally। इस फार्मूले की जो लिमिटेशन है वो ये है कि मेंबर जो है वो इलास्टिक रेंज में हो, स्ट्रेस जो है वो इलास्टिक रेंज के अंदर हो, ठीक है। मीन जब स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के अंदर हमने पढ़ा था जो लोड है वो प्रोपोर्शनल लिमिट तक जो वो अप्लाई हो, उससे ज़्यादा ना हो। और दूसरी की लिमिटेशन क्या है, एंड्स मस्ट बी फ्री टू रोटेट। जो कॉलम के एंड्स हैं वो जब इस तरह से सपोर्टेड हों तो वो रोटेट कर सकते हैं, लेकिन लीनियरली ट्रांसलेट नहीं कर सकते, एक पॉइंट से लीनियरली दूसरी तरफ मूव नहीं कर सकते, लेकिन ये इसे रोटेट हो सकते हैं, ठीक है। एंड्स जो हैं वो रोटेट हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं तो टॉप और बॉटम एंड जो हैं वो पिन कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो यहाँ ये एंड्स अब रोटेट हो सकते हैं, जो ट्रांसलेट नहीं हो सकते, लेटरली मूव नहीं कर सकते। तो ये कंडीशंस लाजमी हैं इस इक्वेशन के लिए। इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, इसको हम जो रीराइट कर सकते हैं, आई को हम लिख सकते हैं AR स्क्वायर, ठीक है। आई जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो इक्वल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई बाई रेडियस ऑफ गायरेशन स्क्वायर AR स्क्वायर, ठीक है। आर जब रेडियस ऑफ गायरेशन है, ठीक है, रेडियस ऑफ गायरेशन पाई PCR इज इक्वल टू पाई स्क्वायर EI ओवर एल स्क्वायर। आई को हमने AR स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। उसके बाद R स्क्वायर जो है उसको हम जब इस तरह से रीअरेंज करके लिख देते हैं, इसको हम L स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। और फिर इनका स्क्वायर जो है वो कॉमन कर देते हैं, तो इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं। इसमें A जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया है और R इज़ द रेडियस ऑफ गायरेशन विद रिस्पेक्ट टू द एक्सिस ऑफ बकलिंग,
जिस तरह मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिस एक्सिस के अबाउट बकलिंग हो रही है उस एक्सिस के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले रहे थे, तो इस तरह रेडियस ऑफ गायरेशन भी जो है वो दोनों एक्सिस के अबाउट होगा। तो हम जो है वो जिस एक्सिस के अबाउट बकलिंग हो रही है मीन्स जो वीक एक्सिस है उस एक्सिस के अबाउट हम लेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, तो मैनुअल के अंदर रेडियस ऑफ गायरेशन गिवन है। सिमेट्रिक शेप्स के लिए 2 रेडियस ऑफ गायरेशन गिवन है और अनसिमेट्रिक शेप के 3 हमने, जिस तरह एंगल सेक्शन के हमने पढ़ा था 3 एक्सिस के अबाउट हैं। डब्ल्यू शेप्स या एस शेप्स के लिए जो है वो सिंगली या डब्ल्यू सिमेट्रिक शेप जितनी भी हैं, जैसे चैनल सेक्शन है, डब्ल्यू शेप है या एस शेप है, उनके लिए ये 2 एक्सिस होंगे, एक माइनर एक मेजर, और दोनों एक्सिस के अबाउट जो है वो रेडियस ऑफ गायरेशन गिवन होगा। तो हम वो रेडियस ऑफ गायरेशन जो सिलेक्ट करेंगे जिसके अबाउट बकलिंग हो रही है। ठीक है, इसका स्केल की मैंने एग्जांपल दी है कि एक एक्सिस के अबाउट बकल होगा, दूसरे के अबाउट बकल नहीं होगा, जो वीक एक्सिस है। ठीक है, जो थिन है, जिस डायरेक्शन में थिन है स्केल उस डायरेक्शन में बकल होगा। तो हम रेडियस ऑफ गायरेशन भी उस एक्सिस के अबाउट लेंगे। द रेशो L over R इज़ द सिलेंडरनेस रेशो एंड इज़ द मेजर ऑफ ए मेंबर सिलेंडरनेस। जो L over R है रेशो, इसको हम सिलेंडरनेस रेशो कहते हैं। ठीक है, एंड इज़ द मेजर ऑफ मेंबर सिलेंडरनेस, इससे मेंबर की सिलेंडरनेस का पता लगता है। ठीक है, कि मेंबर कितना थिन है विद लार्ज वैल्यूज़ करस्पॉन्डिंग टू सिलेंडर मेंबर्स। जितनी ये रेशो ज़्यादा होगी उतने मेंबर जो वो थिन होगा या सिलेंडर होगा। ठीक है, इफ़ द क्रिटिकल लोड इज डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया द क्रिटिकल बकलिंग स्ट्रेस इज ऑब्टेन्ड। अगर क्रिटिकल लोड को PCR को हम एरिया क्रॉस सेक्शन से डिवाइड कर दें तो क्रिटिकल स्ट्रेस आ जाएगी, क्रिटिकल बकलिंग स्ट्रेस आ जाएगी। ठीक है, क्रिटिकल बकलिंग लोड को हम अगर हम एरिया क्रॉस सेक्शन से डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्रिटिकल बकलिंग स्ट्रेस आ जाएगी, जिसको हम FCR से रिप्रेजेंट करते हैं। F इज़ फॉर स्ट्रेस एंड CR इज़ फॉर क्रिटिकल। ठीक है, क्रिटिकल बकलिंग स्ट्रेस। तो अगर हम PCR वाली इक्वेशन जो है यहाँ पे हमने फाइंड की है, इसको हम एरिया से डिवाइड करेंगे तो ये एरिया कैंसिल हो जाएगा, ऊपर वाला ये कैंसिल हो जाएगा, जिसको एरिया से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये फार्मूला रह जाएगा π² E over L over R²। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है वो क्रिटिकल बकलिंग स्ट्रेस जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपने ये ख्याल रखना कि ये क्रिटिकल बकलिंग स्ट्रेस जो है वो प्रोपोर्शनल लिमिट, इलास्टिक लिमिट है या प्रोपोर्शनल लिमिट उसके कम होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो हमने मैकेनिक्स मटेरियल में प्रोपोर्शनल लिमिट या इलास्टिक लिमिट पढ़ी थी, उसमें अभी हमने स्टील स्ट्रक्चर के स्टार्ट में इंट्रोडक्शन में भी हमने स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, सिंप्लीफाइड स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पढ़ी, जिसमें हमने प्रोपोर्शनल लिमिट और जो इलास्टिक लिमिट है उसको हमने एक ही पॉइंट कंसिडर कर लिया था, क्योंकि ये इनके दरमियान डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं होता। तो जो FCR है ये उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उससे कम होनी चाहिए। मीन्स मेंबर जो है वो इलास्टिक रेंज के अंदर होना चाहिए। रिसर्चर्स soon found that Euler's equation did not give reliable results for short or less slender compression member। रिसर्च से बाद में फाइंड किया गया कि ये जो इक्वेशन है इसको हम यूलर्स इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, चाहे ये स्ट्रेस की इक्वेशन है या लोड की, क्रिटिकल वर्किंग लोड की इक्वेशन, इसको हम यूलर इक्वेशन या यूलर फार्मूला कहते हैं। इससे हम जो है वो ऐसे मेंबर्स के लिए ये जो है वो रिलायबल रिजल्ट्स नहीं देती जो कि शॉर्ट हों। ठीक है, जो लेस सिलेंडर हैं, ठीक है, मीन जिनके सिलेंडरनेस एक पर्टिकुलर वैल्यू से कम हो, उनके लिए ये इक्वेशन जो रिलायबल रिजल्ट्स नहीं देती। The reason is that mass slenderness ratio for members of this type cause a large buckling stress। तो उसकी वजह यह है कि जितनी स्लेंडरनेस रेशो कम होगी उतनी जो क्रिटिकल बकलिंग स्ट्रेस है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। ठीक है, स्लेंडरनेस रेशो आप रिड्यूस करेंगे तो जो FCR है ये ज़्यादा होती जाएगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये इस रेंज से बाहर चलेगी, इलास्टिक रेंज से बाहर चली जाएगी। ठीक है, ये वाली कंडीशन जो है वो तब फुलफ़िल नहीं हो रही होगी। ठीक है, तो उस केस में जो रिज़ल्ट्स होंगे वो रिलायबल नहीं होंगे। ठीक है, समझ लें कि L over R रेशो जो अगर हम डिक्रीज़ करेंगे तो FCR की वैल्यू इंक्रीज़ होगी। ठीक है, अल्टीमेटली ये इतनी इंक्रीज़ हो जाएगी कि ये जो इलास्टिक लिमिट है उससे ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, इफ़ द स्ट्रेस एट विच बकलिंग occurs is greater than the proportional limit of the material
अगर जो स्ट्रेस है जिस पे बकलिंग हो रही है, बकलिंग जो क्रिटिकल बकलिंग स्ट्रेस है वो प्रोपोर्शनल लिमिट से ज़्यादा है, तो जो रिलेशन है स्ट्रेस और स्ट्रेन के वो लीनियर नहीं रहता। ठीक है, हमने मैकेनिक्स मटेरियल के अंदर पढ़ा था कि जब स्ट्रेस जो है वो इस प्रोपोर्शनल लिमिट से ज़्यादा हो जाती है तो जो रिलेशनशिप है स्ट्रेस और स्ट्रेन का वो लीनियर नहीं रहता, हुक्स लॉ वैलिड नहीं रहता। ठीक है, द मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी ई कैन नो लॉन्गर बी यूज। तो मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी तो हम उस पॉइंट तक कैलकुलेट कर सकते हैं वहाँ जहाँ तक स्ट्रेस और स्ट्रेन जो वो लीनियर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो स्ट्रेस जो है वो अगर लोड की वजह से जो स्ट्रेस है वो अगर इससे ज़्यादा हो जाए प्रोपोर्शनल लिमिट से तो हम मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी ई को यूज़ नहीं कर सकते। दिस डिफ़िकल्टी वाज इनिशियली रिजॉल्व बाय फ्रेडरिक इंग्रेसर, एक साइंटिस्ट है, इसने या वो इस डिफ़िकल्टी को इनिशियली रिजॉल्व किया था। हु प्रपोज्ड द यूज़ ऑफ ए वेरिएबल टेंजेंट मॉडल्स इन इक्वेशन 1। तो उसने ये प्रपोज किया था कि जब इस सिचुएशन के अंदर हम जहाँ पे हम मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी ई यूज़ नहीं कर सकते वहाँ पे हम एक वेरिएबल मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी, उसको हम टेंजेंट मॉडल्स कहते हैं, उसको हम ई सबस्क्रिप्ट टी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, लोकेशन हम वही यूज़ करेंगे, लेकिन इसमें हम मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी जो है, क्योंकि जब स्ट्रेस जो है वो प्रोपोर्शनल लिमिट से इंक्रीज हो जाएगी तो मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी जो वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। ठीक है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो उस केस में जो मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी अगर हम लेंगे वो वेरिएबल होगा। ठीक है, उसको हम टेंजेंट मॉडल्स कहते हैं। जो अगर हम इलास्टिक पॉइंट से जो प्रोपोर्शनल लिमिट है उससे बियॉन्ड अगर स्ट्रेस अप्लाई करें तो जो मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी होगा उसको हम वेरिएबल टेंजेंट मॉडल्स या सिंपली टेंजेंट मॉडल्स कहते हैं, या टेंजेंट मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। इसको हम ई टी से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर ए मटेरियल विद स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व लाइक द वन शोन इन फिगर ऑन नेक्स्ट प्लेट इज़ नॉट ए कांस्टेंट फॉर स्ट्रेसेस ग्रेटर दैन द प्रोपोर्शनल लिमिट। अगर स्ट्रेसेस जो प्रोपोर्शनल लिमिट से ज़्यादा हो जाएँ, ठीक है, एफ पी एल या सिग्मा पी एल, जो हम मैकेनिक्स मटेरियल में हम स्ट्रेस को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते थे, तो वहाँ पे हमने स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के ऊपर एक पॉइंट पड़ा था सिग्मा पी एल प्रोपोर्शनल में। तो स्ट्रेस अगर इस पॉइंट से ज़्यादा हो जाए तो उस केस में मॉडल्स इलास्टिसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। ठीक है, ये हमारे पास एक सिंप्लीफाइड स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है। ये इनिशियल प्रोपोर्शनल लिमिट तक का पॉइंट है। ठीक है, प्रोपोर्शनल लिमिट तक जो स्ट्रेस और स्ट्रेन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इनमें इनकी जो रेशियो है वो उसको हम जो कांस्टेंट है और प्रोपोर्शनलिटी है उसको हम मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। लेकिन जब स्ट्रेस इस पॉइंट से बियॉन्ड जाती है, प्रोपोर्शनल लिमिट से ज़्यादा होती है, उस केस में क्योंकि अब जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं रहती बल्कि वो कर्व की फॉर्म में आ जाती हैं। तो हर पॉइंट के ऊपर मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी वो चेंज होने लग जाता है। ठीक है, तो हम जो है वो टेंजेंट मॉडल्स यूज़ करते हैं जो कि वेरिएबल होता है। वो किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आप टेंजेंट ड्रा करें, ठीक है, प्रोपोर्शनल लिमिट्स के बाद किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आप टेंजेंट ड्रा करें तो उस टेंजेंट की जो स्लोप होगी वो टेंजेंट मॉडल्स होगी। ठीक है, उसको हम ई टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये अब हर पॉइंट पे चेंज होता रहेगा। जैसे जैसे आप इस तरह मूव करते जाएंगे, ये जो टेंजेंट है ये रोटेट होता जाएगा, तो इसकी वैल्यू ई टी की वैल्यू जो वो चेंज होती जाएगी, जबकि यहाँ तक इस पॉइंट तक प्रोपोर्शनल लिमिट से पहले इसकी वैल्यू जो वो कॉन्स्टेंट है। तो अगर तो स्ट्रेसेस प्रोपोर्शनल लिमिट से बिलो हैं तो हम सिंपली ये मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर प्रोपोर्शनल लिमिट और यील्ड पॉइंट के दरमियान में स्ट्रेसेस लाई कर रही हैं, जो क्रिटिकल स्ट्रेस है, क्रिटिकल वर्किंग स्ट्रेस, वो इस रेंज के दरमियान में है। ठीक है, तो हम ई की बजाय उस इक्वेशन के अंदर ई टी यूज़ करेंगे। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, हमें लग रही है स्टूडेंट्स, समझ आ रही है इसकी? The tangent modulus is defined as the slope of the tangent to the stress strain curve for the values of f between FPL and FY। जो FPL प्रोपोर्शनल लिमिट और यील्ड पॉइंट के दरमियान में जो किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आप टेंजेंट ड्रा करें तो उस टेंजेंट की जो स्लोप है वो टेंजेंट मॉडुलस होगी। ठीक है, उसको हम ई टी से रिप्रेजेंट करेंगे।
इफ़ द कंप्रेसिव स्ट्रेस एट बकलिंग, जो कंप्रेसिव स्ट्रेस है बकलिंग के पॉइंट के ऊपर जहाँ पे कॉलम बकल होने लगा है, उस पॉइंट पे जो स्ट्रेस है वो इस रीजन के अंदर लाई कर रही है, ठीक है। एफ वाई और एफ पी एल के दरमियान में यील्ड पॉइंट और प्रोपोर्शनल लिमिट के दरमियान लाई कर रही है। दैन इट कैन बी शोन दैट पी सी आर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ई टी आई ओवर एल स्क्वायर। तो जो यूलर फार्मूला उसके अंदर हम जो है वो ई टी जो है वो ई की बजाय ई टी यूज़ करेंगे, ठीक है। ये इक्वेशन सिमिलर है जो हमने यूलर फार्मूला पढ़ा था इक्वेशन 1 के अंदर, जस्ट जो डिफरेंस है वो ई और ई टी का है, ठीक है। अगर तो बकलिंग स्ट्रेस जो है वो प्रोपोर्शनल लिमिट से कम है तो हम ई यूज़ करेंगे। अगर पर बकलिंग स्ट्रेस जो है वो प्रोपोर्शनल लिमिट और यील्ड के दरमियान में है तब हम जो है वो ई टी यूज़ करेंगे। अगर प्रोपोर्शनल लिमिट से स्ट्रेस जो है वो एफ वाई से ज़्यादा आ रही है, ठीक है। अगर क्रिटिकल बकलिंग स्ट्रेस एफ वाई से भी ज़्यादा है फिर हम वो इक्वेशन यूलर फार्मूला वैलिड नहीं है, फिर हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो अगर हम क्रिटिकल बकलिंग स्ट्रेस को और स्लेंडरनेस रेशियो को हम प्लॉट करें, हम स्ट्रेस और स्लेंडरनेस रेशियो का ग्राफ प्लॉट करें तो हमारे पास इस तरह का ग्राफ आएगा किसी भी मटेरियल के लिए। एक एक्सिस के ऊपर हम स्ट्रेस ले रहे हैं, देखिए ये वर्टिकल एक्सिस के ऊपर स्ट्रेस है और इस एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर हम एल ओवर आर रेशियो लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो इस तरह का ग्राफ आएगा, ठीक है। इस पॉइंट तक जो है वो सिलेंडरनेस रेशियो की एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी। उस पॉइंट से पहले तक जो स्ट्रेसेस हैं वो हमें वो इससे ज़्यादा होंगी, ठीक है, प्रोपोर्शनल लिमिट से ज़्यादा होंगी। उस केस में हमें ई टी वाला फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो है अगर हम स्लेंडरनेस रेशियो इस पॉइंट से इंक्रीज़ करते हैं तो जो फार्मूला है उसके अंदर हम ई यूज़ करेंगे, ठीक है। ई टी की बजाय यू ई यूज़ करेंगे। ये दोनों रीजन्स हैं, ठीक है। अगर बकलिंग स्ट्रेस जो है वो प्रोपोर्शनल लिमिट से ज़्यादा है और एफ वाई से कम है तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये ग्राफ बनेगा, ठीक है। और अगर जब स्ट्रेसेस प्रोपोर्शनल लिमिट से कम हो जाएंगी तब ये वाला एक वैल्यू इक्वेशन यूज़ होगी और ग्राफ ये वाला बनेगा यहाँ से, ठीक है। ये दोनों ग्राफ जो दोनों पॉइंट इस पॉइंट पे मिलते हैं, ठीक है। ये बाउंड्री है, ठीक है। इससे पहले तक जो स्ट्रेसेस जब इससे ज़्यादा होगी, जब स्लेंडरनेस रेशियो इस पॉइंट से ज़्यादा होगी, इस वैल्यू से ज़्यादा होगी तो बकलिंग जो है वो उसको हम इलास्टिक बकलिंग कहेंगे। उस वक्त जो स्ट्रेसेस हैं बकलिंग स्ट्रेसेस जो हैं वो प्रोपोर्शनल लिमिट से कम होंगे, ठीक है, उसको हम इलास्टिक बकलिंग कहेंगे, ठीक है। अगर आप स्लेंडरनेस रेशियो इस पॉइंट से कम करते हैं, इस वैल्यू से कम करते हैं तो जो बकलिंग होगी वो फिर इन इलास्टिक बकलिंग होगी। उस केस में स्ट्रेसेस जो हैं वो प्रोपोर्शनल लिमिट से इंक्रीज़ हो जाएंगी और वो इस फार्मूले से कैलकुलेट होंगी और उसका जो ग्राफ होगा वो ये होगा, ठीक है। समझ लगी इस ग्राफ की सबको? टेंजेंट मॉडुलस कर्व इज टेंजेंट टू द यूलर कर्व, ये इसको हम यूलर कर्व कहते हैं। जो ये मॉडुलस इलास्टिसिटी वाली जो कर्व है उसको हम यूलर कर्व कहते हैं। और जो ये वाली कर्व है जिसके अंदर हम टेंजेंट मॉडुलस यूज़ कर रहे हैं इसको हम टेंजेंट कर्व कहते हैं, ठीक है। टेंजेंट मॉडुलस कर्व, और जिस पॉइंट के ऊपर ये मिलती हैं उस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो स्लेंडरनेस रेशियो है वो लिमिटिंग वैल्यू होगी, ठीक है। उस वैल्यू से ज़्यादा अगर आप रखेंगे तो बकलिंग जो वो इलास्टिक होगी और स्ट्रेसेस प्रोपोर्शनल लिमिट से कम होंगी। और अगर उस वैल्यू से आप कम रखेंगे स्लेंडरनेस रेशियो तो वैल्यू जो है स्ट्रेसेस जो है वो प्रोपोर्शनल लिमिट से इंक्रीज़ हो जाएंगी और उसके इसमें बकलिंग जो है वो इन इलास्टिक होगी। द कंप्रेसिव स्ट्रेस दिस कंपोजिट कर्व called a column strength curve completely describe the strength of any column of a given material। इस कंपोजिट कर्व को मीन ये दोनों कर्व से मिल के जो हमारे पास एक कर्व आई है इसको हम कॉलम स्ट्रेंथ कर्व कहते हैं, ठीक है। इसको हम कॉलम स्ट्रेंथ कर्व कहते हैं। ये किसी भी कॉलम की स्ट्रेंथ को कम्प्लीटली डिस्क्राइब करती है, ठीक है। एक किसी भी पर्टिकुलर मटेरियल के लिए डिफरेंट स्लेंडरनेस रेशियोज़ के ऊपर जो कॉलम की स्ट्रेंथ होगी वो इस कर्व से आप जब डिटरमिन कर सकते हैं, ठीक है।
other than F, Y, E and E, T, which are the properties of the material, the strength is a function of only the slenderness ratio. इसमें अगर आप मटेरियल प्रॉपर्टीज़ को जो है वो कॉमन कांस्टेंट कर लें, ठीक है, इसमें जो ई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, प्रोपोर्शनल लिमिट और यील्ड स्ट्रेस जो है ये मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। इनको अगर आप कांस्टेंट कर लें, मीन एक पर्टिकुलर मटेरियल सेलेक्ट कर लें, उसके बाद जो कॉलम की स्ट्रेंथ है वो सिर्फ़ और सिर्फ स्लैंडरनेस रेशियो पे डिपेंड करती है, ठीक है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ लेगी सबको? जी सर। ओके, नेक्स्ट इज इफेक्टिव लेंथ। बोथ द यूलर एंड टेंजेंट मॉडुलस इक्वेशंस आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एग्जाम्पल। जो भी हमने ये दो इक्वेशंस पढ़ी हैं, ठीक है, ये वाली ई टी वाली और ये ई वाली, ये दोनों इस अजम्पशंस की बेसिस पे ड्राइव की गई हैं। वो अजम्पशंस कौन सी हैं? तो कॉलम इज़ परफेक्टली स्ट्रेट एंड विद नो इनिशियल क्रूकनेस। कॉलम जो परफेक्टली स्ट्रेट है उसमें इनिशियल जो बेंड है कोई भी बेंड नहीं है, ठीक है। क्रूकनेस का मतलब है इनिशियल जो एक्सीडेंटल बेंड आ जाता है, ठीक है, कॉलम के अंदर, उसको हम क्रूकनेस कहते हैं, ठीक है। तो एक अजम्पशन ये है कि कॉलम जो परफेक्टली स्ट्रेट है। दूसरी अजम्पशन जो लोड इज़ एक्सियल विद नो एसेंट्रिसिटी। दूसरी अजम्पशन यह है कि लोड जब प्योरली एक्सियल है और नो एसेंट्रिसिटी नहीं है, ठीक है, मीन ये वाली कंडीशन है अज्यूम की हुई है, ये वाली, ठीक है, ये वाली कंडीशन अज्यूम की हुई है दूसरी अजम्पशन के अंदर। द कॉलम इज़ पिन्ड एट बोथ एंड्स। जो कॉलम जो है वो पिन कनेक्टेड है, इससे यहाँ पे हमने देखा था, ये एक अजम्पशन है, दोनों एंड्स पिन कनेक्टेड हैं, ठीक है, कॉलम। तो उस केस में ये इक्वेशंस जो हमने दोनों इक्वेशंस पढ़ी हैं वो यूज़ हो सकती हैं, ये वाली या ये वाली, ठीक है। द फर्स्ट टू कंडीशन मीन्स दैट देयर इज़ नो बेंडिंग मोमेंट इन द कॉलम बिफोर बकलिंग। पहली दो कंडीशंस का मतलब ये है कि बकलिंग से पहले कॉलम के अंदर कोई बेंडिंग नहीं है, ठीक है। ये जो इनिशियल क्रूकनेस है ये भी बेंडिंग में ही कंट्रीब्यूट करेगा। अगर कॉलम जो परफेक्टली स्ट्रेट नहीं है तो उसका जो इफ़ेक्ट होगा वो बेंडिंग, सेकेंडरी बेंडिंग में होगा। और अगर लोड एसेंट्रिसिटी के साथ है तो उसका जो इफ़ेक्ट है वो भी सेकेंडरी बेंडिंग की सूरत में होगा, ठीक है। तो इसलिए अगर दोनों पहली दोनों अजम्पशंस वैलिड हैं तो इसका मतलब यह है कि जो सेकेंडरी बेंडिंग मोमेंट है वो प्रेजेंट नहीं है। द रिक्वायरमेंट फॉर पिन एंड्स इज सीरियस लिमिटेशन। जो दूसरी लिमिटेशन है, तीसरी जो लिमिटेशन है पिन कनेक्शन वाली, ये एक सीरियस लिमिटेशन है, क्योंकि हम जो है वो हर केस में ये कंडीशन प्रोवाइड नहीं कर सकते। हमें अदर सपोर्ट कंडीशंस भी प्रोवाइड करनी पड़ती हैं, हमें फिक्स भी प्रोवाइड करनी पड़ती हैं, कहीं पे हमें एक एंड जो फ्री एंड जो वो रखना पड़ता है। तो इसलिए ये लिमिटेशन जो एक सीरियस लिमिटेशन है और प्रोविजन मस्ट बी मेड फॉर अदर सपोर्ट कंडीशंस। तो इस इक्वेशन के अंदर, इन इक्वेशंस के अंदर अदर सपोर्ट कंडीशंस की लिमिटेशंस है, जो प्रोविजंस हैं वो भी प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, ठीक है। क्योंकि हर दफ़ा हम हर केस में हर जगह पे हम पिन कॉलम्स प्रोवाइड नहीं कर सकते, हमें फिक्स कॉलम्स ही प्रोवाइड करने पड़ते हैं। हमें ऐसे कॉलम्स भी प्रोवाइड करने पड़ेंगे जिनके दोनों एंड्स फिक्स हों, ठीक है, या ऐसे कॉलम प्रोवाइड करना पड़ सकता है इसका एक एंड फिक्स्ड हो, बॉटम फिक्स्ड हो, टॉप एंड फ्री हो, ठीक है। तो उस केस में जो है वो हमें प्रोविजंस हम किस तरह से इसको डील करेंगे, उसमें उन एंड कंडीशंस को हम जो है वो डेरिवेशन में अकाउंट फॉर कर सकते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन जो ड्राइव की गई हैं, ठीक है, ये सिर्फ पिन कनेक्शंस को अज्यूम करके ड्राइव की गई हैं, ठीक है। अगर आप अदर कंडीशंस को ड्राइव कंसिडर करके इक्वेशन ड्राइव करेंगे तो वो इक्वेशन डिफरेंट होगी। फॉर एग्जांपल अगर आप जो है वो एक ऐसा कंप्रेशन मेंबर अज्यूम कर लें जो कि एक एंड पे पेन कनेक्टेड हो, दूसरा एंड फिक्स्ड हो, ठीक है, रोटेशन भी फिक्स्ड हो, ट्रांसलेशन भी फिक्स्ड हो, जैसे कि जो कि शेप में यहाँ पे देख सकते हैं। एक एंड अगर फिक्स्ड है, दूसरा एंड जो पिन कनेक्टेड है, ठीक है। तो अगर आप इस कंडीशन को अज्यूम करते हुए अगर आप यूलर फार्मूला ड्राइव करेंगे तो ये हमारे पास जो वो इक्वेशन बनेंगे, ठीक है। PCR = 2.05 π² EI/L²। जबकि यहाँ पे हमारे पास क्या इक्वेशन बनी थी, PCR = π² EI/L², ठीक है।
तो ये पिन पिन कनेक्शन अज्यूम करके ये इक्वेशन ड्राइव की गई थी। अगर आप जो है वो ये वाला कनेक्शन कंडीशन, ये वाली एंड कंडीशंस अज्यूम कर लें, एक एंड फिक्स्ड हो दूसरा पिन हो, फिर आप ड्राइव करेंगे यूलर फार्मूला, तो ये आपके पास एक टर्म आ जाएगी 2.05 की इसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, इसको आप रीअरेंज करके इस तरह से लिख सकते हैं। पॉइंट ये 2.05 इसको 1 से डिवाइड करके हम नीचे ले जाते हैं 0.708। ठीक है, इसको हम एल के साथ जो ले जाते हैं, इसका स्केयर, ठीक है, इसको डिवाइड कर दें और इसका स्केयर कॉमन लेने पर एल ओवर आर के साथ। इसी तरह अदर एंड, तो ये हमारे पास जो फार्मूला बन जाएगा इस एंड कंडीशन के लिए। ठीक है, पिन पिन के लिए क्या फार्मूला बना था, ये इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जो हमने लिखा था। ठीक है, ये पिन पिन कंडीशन के लिए है। अगर एक फिक्स्ड और एक पिन है तो ये फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, इसमें इसी तरह आप दूसरी एंड कंडीशंस के लिए भी यही एक एक्सप्रेशन, यही फार्मूला जो है वो आप ड्राइव कर सकते हैं। फॉर कन्वीनियंस इक्वेशन फॉर क्रिटिकल बकलिंग लोड विल बी रिटन एज, कन्वीनियंस के लिए उसमें एक फैक्टर, जितनी भी आप कंडीशन डिफरेंट कंडीशन ज़ूम करेंगे उसमें सिर्फ ये फैक्टर चेंज होता जाएगा। ठीक है, पहले 1 था, वहाँ पे पिन पिन के केस में यहाँ पे ये 0.7 आ गया है। ठीक है, फिक्स कर लेंगे तो ये 0.5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम जो है वो इस फैक्टर को जनरलाइज कर लेते हैं, इस फैक्टर को हम के से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि बाकी सारी टर्म सेम आ रही हैं हर एंड कंडीशन के लिए, सिर्फ ये फैक्टर चेंज हो रहा था, इसको हम के से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो फार्मूला हमारे पास जनरल फार्मूला आ जाएगा पी सी आर इक्वल टू पाई स्क्वायर ई ए ओवर के एल ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, या ई टी वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे तो ये ई टी हो जाएगा पी सी आर इक्वल टू पाई स्क्वायर ई टी ए ओवर के एल ओवर आर स्क्वायर। इसमें जो के एल है, जो के मल्टीप्लाई एल है, इसको हम इफेक्टिव लेंथ कहते हैं। ठीक है, एंड के इज़ द इफेक्टिव लेंथ फैक्टर, इसको हम इफेक्टिव लेंथ फैक्टर कहते हैं। ये डिफरेंट एंड कंडीशंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे हमने देखा था पिन पिन कंडीशन के लिए ये 1 था, के की वैल्यू 1 थी। ठीक है, यहाँ पे 1 आ रहा है। ठीक है, ये पिन पिन कंडीशन के लिए है। ठीक है, फिक्स और पिन कंडीशन के लिए ये 0.7 है, अदर फिक्स के लिए ये 0.5 हो जाएगा। इस तरह अदर कंडीशन के लिए ये जो है वो चेंज होता जाएगा, बाकी सारी पैरामीटर सेम रहेंगे, सिर्फ के की वैल्यू चेंज होती है। तो ये इसको हम इफेक्टिव लेंथ फैक्टर कहते हैं। इसको अगर आप लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस टोटल टर्म को हम के एल मल्टीप्लाई एल जो टर्म है इसको हम इफेक्टिव लेंथ कहेंगे। ठीक है जी, फॉर द मोस्ट फेवरेबल कंडीशन ऑफ बोथ एंड्स फिक्स्ड अगेंस्ट रोटेशन एंड ट्रांसलेशन, अगर दोनों एंड्स पे हम फिक्स फोर्स प्रोवाइड कर दें तो के की वैल्यू 0.5 हो जाएगी, फिर यहाँ पे 0.5 आ जाएगा, 0.7 की जगह पे 0.5 आ जाएगा। ठीक है, द वैल्यूज ऑफ के फॉर दीज एंड अदर केसेस कैन बी डिटरमाइंड विद द एड ऑफ गिवन टेबल गिवन इन द कमेंट्री टू एएससी स्पेसिफिकेशन अपेंडिक्स 7। एएससी स्पेसिफिकेशंस के अपेंडिक्स 7 के अंदर एक टेबल गिवन है जिसमें डिफरेंट एंड कंडीशंस के लिए के की वैल्यूज़ गिवन है। ठीक है, 2 वैल्यूज़ ऑफ के आर गिवन, 2 वैल्यूज़ गिवन है हर कंडीशन के अगेंस्ट, एक थ्योरेटिकल वैल्यू हो और एक रिकमेंडेड डिज़ाइन वैल्यू हो। ठीक है स्टूडेंट, समझ लगे यहाँ तक? ये टेबल गिवन है, यहाँ पे मैंने दी ये एएससी स्पेसिफिकेशंस के अंदर भी गिवन है। इसमें डिफरेंट कंडीशंस के लिए अगेंस्ट के की थ्योरेटिकल वैल्यू और डिज़ाइन वैल्यू गिवन है। ठीक है, ये सपोर्ट कंडीशंस गिवन है डिफरेंट और उनकी एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे गिवन है। अगर ये इस तरह का सिंबल है, इस तरह यहाँ पे ये दोनों आप देख सकते हैं, ए फिगर के अंदर टॉप और बॉटम दोनों फिक्स्ड सपोर्ट्स हैं। इसका मतलब है रोटेशन भी फिक्स्ड है और ट्रांसलेशन भी फिक्स्ड है। ठीक है, इस केस में अगर दोनों साइड्स पे यही कंडीशन प्रोवाइड की गई है तो के की थ्योरेटिकल वैल्यू 0.5 होगी और डिज़ाइन वैल्यू 0.65 होगी। ये दूसरी जो है, एक अगर पिन है दूसरी फिक्स है। ठीक है, तो के की थ्योरेटिकल वैल्यू 0.7 होगी और डिज़ाइन वैल्यू 0.8 होगी। अगर ये कंडीशन है, इसमें एक एंड जो है वो फ्री है। ठीक है, ये रोटेशन इसकी फिक्स्ड है, ये जो सिंबल यहाँ पे बना हुआ इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे गिवन है। इसका मतलब यह है कि रोटेशन फिक्स्ड है
ट्रांसलेशन फ्री है। इसका मतलब है कॉलम रोटेट नहीं हो सकता, ठीक है, जगह से दूसरी जगह ये एंड मूव हो सकता है, ठीक है। कॉलम का जो ये एंड है ये रोटेट नहीं हो सकता, सिर्फ मूव हो सकता है, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन है कि एक एंड इस तरह से सपोर्टेड है, ठीक है, कि रोटेशन फिक्स्ड है लेकिन ट्रांसलेशन अलाउड है, और दूसरे एंड पे रोटेशन भी फिक्स्ड है और ट्रांसलेशन भी फिक्स्ड है, तो थ्योरेटिकल वैल्यू के की 1 होगी और जो डिज़ाइन वैल्यू वो 1.2 होगी, ठीक है। इस तरह की कंडीशन तब होगी जब आप कॉलम का टॉप के ऊपर जो है वो नीचे फिक्स्ड सपोर्ट प्रोवाइड कर दें फुटिंग के साथ। फुटिंग आप इस तरह की प्रोवाइड करें कॉलम को कि वो फिक्स्ड हो, ठीक है। जबकि टॉप पे आप बीम के साथ जो है वो फिक्स्ड कनेक्शन बना दें, ठीक है। जब आप बीम के साथ फिक्स्ड कनेक्शन बना देंगे तो कॉलम जो है वो लीनियरली ट्रांसलेट हो सकता है, एक जगह दूसरी जगह मूव कर सकता है ये, लेकिन रोटेट नहीं कर सकता। तो ये कंडीशन जो है वो तब अचीव होगी। ये फर्स्ट कंडीशन है जो हमने इसमें 1 है कि की वैल्यू पिन वाली जो आइडियल कंडीशन है। इसमें ई के अंदर देख लें, इसमें बॉटम फिक्स्ड है, टॉप जो फ्री है, ठीक है, रोटेशन भी फ्री है और ट्रांसलेशन भी फ्री है, ठीक है। ये देखें, ये जो सपोर्ट सिंबल है इसका मतलब है कि रोटेशन भी फ्री है और ट्रांसलेशन भी फ्री है। तो अगर एक अलग कंडीशन ये है कि बॉटम फिक्स्ड है, टॉप बिल्कुल फ्री है, रोटेशन भी फ्री है और ट्रांसलेशन भी फ्री है, तो इसकी इसमें के की वैल्यू 2 होगी, थ्योरेटिकल वैल्यू 2 होगी और डिज़ाइन वैल्यू 2.1 होगी। और अगर ये कंडीशन है टॉप पे सिर्फ ट्रांसलेशन अलाउड है, रोटेशन फिक्स्ड है, बॉटम पे ट्रांसलेशन फिक्स्ड है और रोटेशन अलाउड है, इस केस में डिज़ाइन वैल्यू थ्योरेटिकल वैल्यू 2 होगी और डिज़ाइन वैल्यू भी 2 होगी, ठीक है। स्टूडेंट्स समझ लगी सबको? ओके जी, आज के लिए इतना काफ़ी है।